जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ मंगू। फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करते हैं। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आई स्पाइड ऑन योर ग्रेव पार्ट 2। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केटी होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में आई होती है। वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है। दरअसल केटी एक मॉडल होती है और अपने फ्रेंड से पूछ रही होती है कि मुझे फोटोग्राफी करना है। तभी उसकी दोस्त उसे कुछ एड्रेस बता देती है, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होती है, इसलिए केटी उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उस रेस्टोरेंट से जाते समय उसे एक फ्री फोटोग्राफी की ऐड दिखाई देती है, जिसके पास वो रुक जाती है और वहाँ से उसका नंबर ले लेती है और अपने घर आ जाती है। वो जब घर आती है तो उससे एक लड़का मिलता है जिसका नाम जेसन होता है, जो कि उसका पड़ोसी होता है। वो अपने कमरे में आकर उस नंबर पर कॉल करने लगती है और बात करने लगती है। तो उधर से वो आदमी उसकी फोटो भेजने के लिए कहता है, लेकिन केटी पहले तो मना करती है। पर वो आदमी कहता है कि हमें रिकॉर्ड में लगाने के लिए आपकी फोटो की सख्त ज़रूरत होगी। तो केटी अपने मोबाइल से एक फ़ोटो खींचती है और उसके नंबर पर सेंड करती है। कुछ देर बाद वो आदमी अपने स्टूडियो का एड्रेस केटी को भेज देता है। अगले दिन केटी उस स्टूडियो के एड्रेस पर आ जाती है और स्टूडियो के अंदर जाने लगती है। वो अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम इवान होता है, जो कि एक मॉडल की फ़ोटो खींच रहा होता है। और वही साइड में एक लड़का सो रहा होता है जिसका नाम निक्की होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़का आ जाता है और वो अपना नाम जॉर्ज बताता है। केटी से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो केटी उससे कहती है कि मैं फोटोग्राफी के लिए कल आपको कॉल किया था और आपने मुझे एड्रेस दिया था। तभी इवान केटी के पास आता है और उसे फोटोग्राफी के लिए ड्रेसेस लाई क्या पूछ रहा होता है। तभी केटी अपने बैग से ड्रेसेस निकालती है और उसे दिखाने लगती है। तभी इवान उन ड्रेसों में से एक ड्रेस चॉइस कर लेता है और उसे पहन के आने के लिए कहता है, और वो चेंजिंग रूम भी उसे दिखाता है। कुछ देर बाद जब केटी तैयार होकर आती है तो ये उसकी फोटोग्राफी करने लगते हैं। कुछ देर बाद इवान केटी से कहने लगता है कि हमें कुछ अलग ट्राई करना होगा। तो केटी कहती है अलग मतलब क्या। तभी इवान उसे कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। केटी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तो इवान कहता है कि हम सब प्रोफेशनल है, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा करना ही होगा। तो केटी उसे कहने लगती है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, और वहां से जाने लगती है। तो इवान भी उसे जाने देता है। शाम को जब केटी अपने घर में होती है तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। केटी जब दरवाजा खोल के देखती है तो वहां पर जॉर्ज होता है। जॉर्ज उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सारे फोटोग्राफ मेरे साथ लाया हूं, और उसे फोटो देने लगता है। लेकिन केटी उसे कहने लगती है कि मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, थैंक यू आप यहाँ तक आए और मुझसे पूछने के लिए। तभी जॉर्ज उसे कहता है कि आप प्लीज ये ले लो, मैंने सिर्फ आपके लिए ये किया है। और जॉर्ज उसे कहता है कि मैंने लैपटॉप से सारे फोटो भी डिलीट कर दिए। तो केटी उसे थैंक यू कहती है और वो फोटोग्राफर लेती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जॉर्ज भी यहाँ से चला जाता है। इधर जब रात होती है तो जॉर्ज केटी की सारी तस्वीरें अपने कंप्यूटर में देख रहा होता है, यानी कि उसने केटी की तस्वीरें डिलीट नहीं की होती है, उसने केटी से झूठ कहा होता है। रात को जब केटी अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रही होती है तभी उसका डोर ठीक से बंद नहीं होता, लेकिन केटी कचरा फेंक कर तुरंत वापस भी आ जाती है। उसके बाद वो ब्रश करती है और सो जाती है। केटी जब सो रही होती है तो उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जब लाइट ऑन करती है तो उसके सामने जॉर्ज खड़ा होता है। केटी जॉर्ज को देखकर डर जाती है और खड़ी होकर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। तो जॉर्ज उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन केटी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्ज उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी केटी एक अपनी गन निकालती है और उससे उस पर फायर कर देती है, जिससे एक हुक उसके गाल पर अटक जाता है और केटी वहाँ से भागने लगती है। केटी दरवाजे के बाहर जाती है पर अचानक उसे जॉर्ज पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है, जिससे केटी जोर से चिल्लाती है और उस वजह से जेसन भी नींद से जग जाता है। इधर जॉर्ज केटी के मुंह में एक कपड़ा डालता है और उसके हाथ पैर एक तार से बांध देता है। तभी जेसन वहां पर आता है और जॉर्ज अपने चाकू से उसके पेट पर वार करने लगता है। उसके पेट पर लगातार वार करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज केटी के ऊपर सो जाता है और उसके गाल पर वो चाकू रगड़ने लगता है। बाद में वो केटी के कपड़े भी फाड़ देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे केटी को बहुत तकलीफ हो रही होती है।
कुछ देर बाद जॉर्ज बहुत टेंशन में आ जाता है और अपने दोस्त इवान और निकी को कॉल करता है और वहाँ का एड्रेस देकर वहाँ पर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इवान और निकी आ जाते हैं। वो अंदर का नज़ारा देखकर जॉर्ज पर बहुत गुस्सा होते हैं। इवान उसे कहने लगता है कि तुमने बचपनी क्यों की है, तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया इससे पहले। तो जॉर्ज उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी इवान कहता है कि हमें सारे सबूत मिटाने होंगे जो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर है। तभी ये सभी अपने हाथों में एक पॉलीथीन पहनते हैं और इवान वो चाकू लेकर केटी के हाथों में देता है, जिससे केटी के फिंगरप्रिंट उस चाकू पर आ जाएंगे। बाद में वो केटी को बहुत सारा ड्रग्स भी खिला देता है, जिससे कि पुलिस वालों को लगे कि केटी ने ड्रग्स के नशे में जेसन को मार दिया। तभी जॉर्ज इवान से कहता है कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती भी की और मेडिकल में ये सब कुछ रिपोर्ट सामने आ जाएगा कि उसके साथ मैंने जबरदस्ती की और फिर से ये आरोप मुझ पे ही लग जाएंगे, जिससे इवान जॉर्ज पर एक बार और गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि तुमने प्रोटेक्शन यूज क्यों नहीं किया। इसके बाद ये केटी को एक डिक्की में डालते हैं और वहां से लेके जाते हैं। केटी की जब आंखें खुलती है तो वो एक बेसमेंट में होती है। वो देखती है कि उसके ऊपर निकी होता है जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी वहां पर जॉर्ज आता है और उसे धक्का देकर साइड में करता है और वो केटी से दूर रहने के लिए उसे कहता है। तभी केटी कहती है कि मुझे पानी चाहिए। निकी उसके ऊपर पेशाब करता है और उसे वो पीने के लिए कहता है, जिससे केटी को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। जॉर्ज ये सब कुछ देखकर निकी के साथ झगड़ा करने लगता है, उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी वहां पर इवान आ जाता है और इन दोनों को भी बाहर जाने के लिए कहता है और वो केटी के ऊपर एक ब्लैंकेट डालकर वहां से बाहर चला जाता है। अब केटी अकेली अंदर होती है तो वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो चेन टूट नहीं रही होती है, इसलिए वो थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद ये तीनों वापस उसके पास आते हैं और इवान उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे जगने के लिए कहता है और नहाने के लिए कहता है। तो केटी नहाने के लिए मना करती है तो इवान उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की धमकी भी देता है। तो जॉर्ज बीच में आ जाता है और इवान से कहने लगता है कि मैं इसको नहलाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इवान और निकी जाते समय उसे एक ड्रग्स की टैबलेट खिला देते हैं, जिसे खाने के लिए केटी मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों जबरदस्ती उसे वो खिला देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी जॉर्ज केटी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और चप्पल का इंतजाम करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है। जॉर्ज जब केटी के लिए कपड़े लाने गया होता है तभी केटी देखती है कि उस बेसमेंट में एक खिड़की भी है। वो उसे देखकर अपने गले में हाथ डालने लगती है और वोमिटिंग करने लगती है, जिससे कि उसकी गोली बाहर आ जाती है और वो वापस बेहोश होने का नाटक कर कर वहां पर सो जाती है। जॉर्ज जब वापस आता है तो वो देखता है कि केटी बेहोश हो चुकी है। वो उसके पास आकर उसकी जंजीर खोलने लगता है और उसे आज़ाद कर देता है। उसके बाद वो केटी को कपड़े पहनाने लगता है। वो जैसे ही केटी के लिए शूज लाने जाता है तो पीछे से केटी वो बाल्टी उसके सर में मार देती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद भी केटी उस पर बहुत बार वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद केटी उस खिड़की से बाहर आ जाती है और भागने लगती है। वो उस शहर के सड़कों पर भाग रही होती है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है। वह आने जाने वाले हर आदमियों को, गाड़ियों को मदद मांगने लगती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो पुलिस मदद करने के लिए केटी के पास आने लगता है। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है और उससे एक आदमी उतर कर उसे अपने गाड़ी में बिठा देता है। वो आदमी एक डिटेक्टिव होता है जो केटी के पास आकर बैठ कर उसे कहने लगता है, क्या तुम अमेरिकन हो? केटी हाँ कहती है और वो डिटेक्टिव से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है अब तुम कहाँ पर हो? तो केटी कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं है, उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाया है। तभी वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम हंगरी नाम के देश में हो, जिसे सुनकर केटी बहुत दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद निकी जब वापस आता है तो वो देखता है कि जॉर्ज नीचे जमीन पर बेहोश हालत में गिरा है और उस बेसमेंट की खिड़की भी खुली हुई होती है। वो जॉर्ज से पूछने लगता है कि केटी कहाँ पर है? तो जॉर्ज उसे कहता है कि पता नहीं, वो मेरे सर में कुछ मारकर यहाँ से भाग गई होगी। इधर डिटेक्टिव केटी को अपने ऑफिस में लाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तभी केटी उसे कहती है कि मैंने आपको मेरी सारी आप बीती सुना दी है, अब मुझसे आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? तभी डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम्हारी स्टोरी कुछ है ही ऐसी जिस पर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। डिटेक्टिव उसे कहता है कि अगर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करना है तो तुम्हें पहले डॉक्टर के पास जाना होगा और तुम डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रही हो क्योंकि तुम ड्रग्स लेती हो।
तभी वहाँ पर ऐना नाम की एक औरत आ जाती है और वो डिटेक्टिव से कहती है कि मैं इससे पूछताछ करूँगी, आप थोड़ा बाहर जाओगे क्या। तभी डिटेक्टिव बाहर जाता है। ऐना केटी से कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल विश्वास है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐना केटी से कहती है कि मैं एक वुमेन एनजीओ चलाती हूँ जहाँ पर मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों की मदद करती हूँ। लेकिन केटी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, मुझे अपने देश वापस जाना है। तुम मुझे अगर अमेरिकन एम्बेसी के पास छोड़ दो तो मैं वहाँ से अपने देश जा सकती हूँ। तो ऐना कहती है कि अगर तुम अमेरिकन एम्बेसी में भी गई तो तुम्हें वहाँ पर डॉक्यूमेंट बनने के लिए 3 से 4 दिन लग ही जाएंगे, तब तक तुम मेरी घर पर रुक सकती हो। तो केटी कहती है कि मुझे पहले एम्बेसी जाना है, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो ऐना भी कहती है कि ठीक है, हम अभी निकलेंगे एम्बेसी के लिए। अब ये ऐना के कार में बैठकर दोनों भी एम्बेसी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ऐना उसे कहने लगती है कि मेरा घर एम्बेसी के नज़दीक ही है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आकर मेरे साथ कपड़े बदल सकते हो और वहाँ पर तुम्हारे जख्मों पर मैं बैंडेज भी कर दूंगी। तो केटी भी उसकी बात मानती है और उसे हाँ कह देती है। तो ये दोनों भी ऐना की घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी केटी सो जाती है और जब ये उसके घर के पास आते हैं तो ऐना उसे घर के अंदर ले जाती है। ऐना उसे घर में आगे आगे चलने के लिए कहती है। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं और एक रूम का दरवाजा खोलते हैं तो केटी को वही बेसमेंट वाला रूम दिखाई देता है जिससे वो अभी अभी भागी थी। केटी वो जगह देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर इवान भी आ जाता है। केटी जब ऐना की तरफ देखती है तो ऐना उसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, कहकर उसके मुंह पर थूक देती है। इवान उसे वापस उस जगह पर बांध देता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉल्को नाम का एक आदमी आता है जो कि ऐना का पति होता है, जिसके हाथ में एक शॉक देने वाला रॉड भी होता है जिससे वो केटी को शॉट दे रहा होता है। वो केटी को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है और उसके मुंह में रॉड देकर वो उसके मुंह में भी शॉट देने लगता है। उसके बाद पॉल्को रॉड को उसके प्राइवेट पार्ट पर लगा देता है और वहाँ पर शॉक देने लगता है जिससे केटी को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो चिल्लाने लगती है, जिसके बाद पॉल को उसका रेप कर देता है और बाहर आ जाता है। उसके बाद जॉर्ज और निकी भी जाकर उसका रेप कर देते हैं। इसके बाद इवान उसके पास जाता है और वो देखता है कि केटी की बहुत हालत खराब है। वो केटी के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें छू लूं। और वो केटी के ऊपर बैठकर उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। वो उसे बहुत मारता है। अब ये तीनों भी मिलकर उसी जगह पर एक गड्ढा खोदने लगते हैं जिसमें केटी को उन्हें दफनाना था। वो उसे उठाकर एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और उस बॉक्स को बंद कर उस गड्ढे में दफना देते हैं। केटी बॉक्स में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान मुझे ऐसी जगह पर नहीं मरना है, मुझे बचाओ। तभी उस बेसमेंट की छत ढह जाती है और वहां से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। इधर इवान निक से कहने लगता है कि कुछ दिनों तक हमें एक दूसरे के दूर रहना होगा क्योंकि वो लड़की पुलिस वालों के पास गई थी। अभी हम अपने साथ कांटेक्ट नहीं रखेंगे और एक दूसरे से बिल्कुल दूर रहेंगे। तो निकी भी उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। इधर केटी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो छत टूटकर नीचे गिरी हुई है। केटी वहां से जाने लगती है तो उसे एक जगह पर कुछ कपड़े दिखाई देते हैं और कुछ सामान भी दिखाई देता है। वो वहां पर बैठ जाती है, कपड़े पहन लेती है। उसे वहां पर कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है तो वो खाना भी खा लेती है। अब केटी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक जगह दिख जाती है। वो उस तरफ बढ़ने लगती है तो वहां पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो जब उस दरवाजे को खोल के देखती है तो वो एक चर्च होती है। वो चर्च के अंदर जाती है और किचन में कुछ खाने के लिए अपने साथ ले लेती है। तभी वहाँ के फादर को उसका आवाज आ जाता है। वो जब किचन में आकर देखता है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। वो जब इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें वो गटर की तरफ का दरवाजा खुला दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कोई आया था जो इसी रास्ते से आया था। रात को जब कुछ लोग गटर के पास काम कर रहे होते तभी केटी उनके पास जाती है और चुपके से उनकी टॉर्च वहां से चुरा लेती है। अगली शाम को केटी फिर से उसी दरवाजे से चर्च के अंदर जाती है और अपने लिए खाने की चीज़ें ढूंढ रही होती है। तभी उतने में फादर आ जाते हैं और वो लाइट ऑन कर जाते हैं, जिससे केटी बहुत घबरा जाती है। फादर उसके नज़दीक आने लगते हैं तो केटी उन्हें कहती है कि मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी फादर कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम्हें यहाँ पर चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़रूरी सामान यहाँ पर कुछ कपड़े और खाना रख दिया है, तुम्हें चाहे तो तुम इससे ले जा सकते हो।
तभी केटी उस सामान के पास जाती है और सामान उठाने लगते हैं तो फादर उसे एक बाइबल भी उसके साथ दे देते हैं, जिसे लेकर केटी यहाँ से चली जाती है। रात को जब केटी उस सारे गटर को देखने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि कई सालों से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जब सुबह होती है तो केटी उस गटर से बाहर आ जाती है और एम्बेसी की तरफ जाने लगती है। वो एम्बेसी के सामने आ जाती है। जैसे ही अंदर जाने वाली थी तभी वो वहाँ पर रुक जाती है। बहुत देर तक वो सोचने लगती है और बाद में वो डिसाइड करती है कि वो वापस अपने देश नहीं जाएंगी, वो यहीं पर रहकर उनसे अपना बदला लेगी और वो वापस जाने लगती है। वो वापस आकर उसी चर्च में आ जाती है और प्रेयर कर रही होती है। तभी उसके पीछे से फादर आ जाते हैं। फादर उसके नजदीक जाने लगते हैं तो केटी उन्हें कहते हैं कि मेरे नजदीक मत आओ। तभी फादर कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है, और फादर उसे कहते हैं कि मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम चाहो तो। तभी केटी कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तभी फादर को वहाँ पर एक बाइबल दिखाई देती है जो कि केटी ने वहाँ पर रखी थी। वो बाइबल खुली हुई थी और उसके पन्नों पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर फादर भी चिंतित हो जाते हैं। अभी केटी वापस ऐना के घर में आती है और वहाँ पर तलाशी लेने लगती है तो उसे एक टेबल के बॉक्स में कुछ पैसे दिखाई देते हैं, जिससे वो अपने साथ ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जॉर्ज एक कॉफी शॉप में आता है और वहाँ पर कॉफी ऑर्डर करता है। तभी एक लड़की उसे कॉफी लाकर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जॉर्ज जब वो कॉफी पीता है तो उसे के मुंह में कुछ चला जाता है। वो जब अपने मुंह में हाथ डालकर उस चीज को बाहर निकालता है और देखता है तो वो एक क्रॉस होता है जो कि केटी का होता है। उसे देखकर बड़े हैरानी हो जाती है। वो जब सामने देखता है तो उसे केटी दिखाई देती है। वो उसका पीछा करने लगता है और केटी आगे जाने लगती है। वो उसके पीछे पीछे ही आने लगता है। तभी केटी उसी गटर के अंदर आ जाती है तो उसका पीछा करते हुए जॉर्ज भी वहाँ पर आ जाता है। तभी केटी उसके पीछे से आ जाती है और उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे खींचने लगती है। इधर फादर उसी डिटेक्टिव से बात कर रहे होते हैं। वो डिटेक्टिव से कहने लगते हैं कि एक लड़की है जो बहुत परेशान है, किसी ने उसके साथ बहुत गलत किया है लेकिन वो किसी की मदद भी नहीं मांग रही है। मैंने उसे मदद के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया है मुझे, कहीं वो गलत कदम ना उठा दे, तुम कहो तो उसकी मदद कर सकते हो। तो डिटेक्टिव भी कहता है कि मैं भी उसकी मदद जरूर करना चाहूंगा, अगर वो मिल जाए तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। अब केटी जॉर्ज को एक जगह पर बांध देती है और एक चाकू लेकर उसके सामने आ जाती है और इसका गाल कट करने लगती है, जिससे जॉर्ज को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो उसके शरीर पर और भी जख्म कर देती है। बाद में वो अपने खाने का एक टिफिन खोलती है और उसके जख्मों पर वो खाना लगाने लगती है, जिससे जॉर्ज को बहुत तकलीफ हो रही होती है। रात को निकी एक नाइट क्लब में गया होता है जहाँ पर वो बहुत ड्रिंक भी पीता है। वो बहुत ड्रिंक लेने लगता है। तभी उसे सामने केटी दिखाई देती है, जिससे उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वो दोबारा जब उस तरफ देखता है तो उसे और एक बार केटी दिखाई देती है, जिससे उसे वोमिटिंग आने लगती है और वो वोमिटिंग करने के लिए बाथरूम की तरफ भाग रहा होता है। वो बाथरूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर वोमिटिंग करने लगता है। तभी उसके पीछे से केटी आ जाती है। उसे देखकर निकी को वोमिटिंग आ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर रहा होता है। तभी केटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि इतने आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगी, कहकर उसे उठाती है और उसका मुंह एक कमोड के अंदर डुबाने लगती है। वहाँ पर बहुत गंदगी भी होती है। केटी के ऐसे लगातार करने से निकी की वहीं पर मौत हो जाती है और केटी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब चर्च में प्रे चल रही होती है तो वहाँ पर एना और उसका पति पॉल को भी आए होते हैं। तभी पॉल को की नजर केटी पे पड़ जाती है, जिससे वो डर जाता है और वो एना से कहने लगता है कि मैंने अभी केटी को देखा है, लेकिन एना उसका कुछ जवाब नहीं देता। वो दोबारा जब उस तरफ देखता है तो उसे केटी दिखाई नहीं देती, तो वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए उस तरफ जाने लगता है। तो वो उसी दरवाजे के पास आता है और उस दरवाजे से नीचे गटर की तरफ आने लगता है। वो जब नीचे आता है तो उसके पीछे से केटी आ जाती है और उसके सर में कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसकी आंखें खुल जाती है तो वो देखता है कि वो एक बेड से बंधा हुआ है और उसके सामने केटी है। केटी के हाथ में वही शॉक देने वाला रॉड होता है, जिससे वो उसे शॉक देने लगती है। पॉल को बहुत डरने लगता है। तभी केटी उसके प्राइवेट पार्ट पर वो रॉड रखती है और उसे शॉक देने लगती है, जिससे वो बहुत चिल्लाने लगता है। फिर केटी उसके मुंह में वो रॉड डालती है और उसे शॉक देने लगती है। केटी एक स्प्रिंग में करंट का तार छोड़कर उसके मुंह में डालती है और बटन ऑन कर देती है, जिससे पॉल्को को करंट लग रहा होता है और उसके मुंह से खून भी बाहर आने लगता है। एना जब अपने घर आती है तो उसे अपने घर का सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है।
तभी ऐना को बेसमेंट से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। वो जब अंदर आकर देखती है तो उसे वही गड्ढा दिखाई देता है। उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी उसके पीछे से केटी आ जाती है और उसके मुंह पर एक पंच मारकर उसे उसी गड्ढे में नीचे गिरा देती है। अभी इवान भी ऐना से मिलने के लिए उसके घर में आता है तो उसे भी वहाँ पर बिखरा हुआ सामान दिखाई देता है, जिससे वो घबरा जाता है और वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। वो जब नीचे बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ पर छत में हुआ होल दिखाई देता है, जिससे वो नीचे गटर की तरफ जाने लगता है। इधर फादर और वो डिटेक्टिव दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी डिटेक्टिव फादर से कहता है कि उस लड़की का नाम केटी है और वो मुझसे पहले भी मिल चुकी है, वो मुझसे मदद मांग रही थी। तभी फादर कहते हैं क्या तुमने उसकी तब मदद की? तो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने मेरी तरफ से मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं वो सही जगह पर भेज दी गई है या नहीं भेज दी गई है। तभी फादर उसे अंदर ले जाते हैं और उस गटर का दरवाजा खोलकर कहते हैं कि वो लड़की तुम्हें यहीं पर मिलेगी और अब की बार तुम उसकी मदद जरूर करना, कहकर उसे नीचे जाने देते हैं। इधर ऐना को ढूंढते हुए इवन नीचे आ जाता है। वो उसे ढूंढ रहा होता है तभी उसे वहां पर जॉर्ज दिखाई देता है जो कि बंधा हुआ होता है। वो उसके पास जाता है और जब उसे पहचान लेता है तो उससे पूछने लगता है कि ये सब किसने किया। तभी जॉर्ज कुछ बताने से पहले पीछे से केटी आ जाती है और उसके सर में कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। इवान की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने केटी होती है। उसे एक टेबल पर लिटाया गया था। तभी बॉक्स से ऐना की आवाज आने लगती है तो इवान उसे कहता है कि चिल्लाओ मत, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। बाद में केटी ऐना के पास जाती है और उसका बॉक्स का दरवाजा खोल देती है और उसके सामने ही जॉर्ज को मार देती है, जिससे ऐना को बहुत बुरा लगता है। वो वापस ऐना के पास आ जाती है और उसका बॉक्स अच्छे से बंद कर उसे दफना देती है और ऐना की भी यहीं पर मौत हो जाती है। वो फिर इवान के पास आ जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट एक मशीन में फंसाकर उसे प्रेस कर रही होती है, जिससे इवान को बहुत तकलीफ हो रही होती है। इवान उससे माफी मांगने लगता है लेकिन केटी उसकी बात नहीं मानती और उसका प्राइवेट पार्ट और जोरों से प्रेस करने लगती है और वहीं पर उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। केटी अब उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहां पर वो डिटेक्टिव आ जाता है और वो केटी पर गन तान कर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। केटी जब डिटेक्टिव से बात कर रही होती है तभी पीछे से इवान उठ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है। डिटेक्टिव उसे उसका गला छोड़ने के लिए कहता है लेकिन इवान छोड़ नहीं रहा होता है। तभी डिटेक्टिव गोली चलाता है और वो गोली इवान के सर में लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें केटी को एम्बेसी के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि उसी एम्बेसी के अंदर जा रही होती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी का पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारे यूट्यूब पे इसका तीसरा पार्ट अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।